ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और होप आगे आने वाली एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता एवं वैधता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, ऑप्शन डी व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा विश्वसनीयता एवं वैधता, या ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। किसी भी जो आपका मानक परीक्षण होता है उसकी दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? विश्वसनीयता एवं वैधता, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापक शिक्षा को किस देश में तकनीकी शिक्षा समझा जाता है? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, भारत। टीचर एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ए टेक्निकल एजुकेशन इन यूएसए, यूके, यूएसएसआर, इंडिया। तो आपका जो अध्यापक शिक्षा को तकनीकी शिक्षा समझा जाता है वो देश है आपका अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, द आइडियाज ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने किया है? यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, एनसीटी, यूजीसी। शिक्षा के 4 पिलर है, 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की बात की है यूनेस्को ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और शिक्षा के वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ है आपका लर्निंग टू नो, हाउ टू लर्न मतलब, ठीक है। दूसरा आपका लर्निंग टू डू, तीसरा आपका लर्निंग टू लिव टुगेदर, और लास्ट है आपका लर्निंग टू बी, जो कि 4 पिलर हैं आपके 4 पिलर ऑफ एजुकेशन सजेस्टेड बाय यूनेस्को। अगला प्रश्न है आपका चौथा, दृष्टि दोष मगर अंध ना हो मतलब पार्शियली ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड विद्यार्थी के लिए लाभदायक प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक वस्तु को 2 से 16 गुणा तक बड़ा करता है, ऑप्शन बी हस्तमुक्त कीबोर्ड, ऑप्शन सी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्क्रीन या टच स्क्रीन, ठीक है। अगला प्रश्न इंग्लिश में, द टेक्नोलॉजी यूजफुल टू स्टूडेंट्स हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड बट नॉट ब्लाइंड मतलब पार्शियली ब्लाइंड। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई सॉफ्टवेयर दैट मैग्नीफाइज एवरीथिंग बाय 2 to 16 टाइम्स। सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक वस्तु को 2 से 16 गुणा बड़ा करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल की या आईफोन की या किसी भी मोबाइल की, तो उसमें एक ऐप आता है मैग्नीफायर ग्लासेस। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है एक पार्ट को जहाँ पे वो ग्लास लेके जाते हैं वहाँ पर वो उसकी जो क्वालिटी होती, जो उसकी आकार होता है फॉन्ट साइज़ का, उसको 16 गुना तक बड़ा कर देता है, जिससे कि जो पार्शियली ब्लाइंड है उनको बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सोलोमन 4 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाली सांख्यिकी परीक्षण में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर सोलोमन 4 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सहसंबंधात्मक विश्लेषण, वन वे एनोवा, काई स्क्वायर, मध्य की परीक्षण, कोरिलेशनल एनालिसिस, वन वे एनोवा, काई स्क्वायर, मीडियन टेस्ट। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन या 4 ग्रुप डिज़ाइन। ये क्या होता है? रैंडमाइजेशन के थ्रू 4 जो आपके ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंटल, उनको हम रैंडमाइजेशन के थ्रू डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है उसका। इसमें क्या होता है, इस डिज़ाइन में 2 प्रयोग इस तरह एक साथ किए जाते हैं, ठीक है। 2 समूह में हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं और 2 ग्रुप को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले वाले ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर हम प्रभाव देखते हैं। यहाँ पर हम कौन से सांख्यिकी प्रयोग करते हैं? एप टेस्ट का यूज़ करते हैं
या वन वे एनोवा यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एक उदाहरण है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका एग्जाम्पल है ये पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिक भेद का उदाहरण नहीं है। बालक का रंग काला है, बालक मोटा है, बालक को आलू पसंद है, बालक की नाक तीखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द चाइल्ड इज ब्लैक इन कलर, द चाइल्ड इज़ फैट, द चाइल्ड लाइक्स पोटैटो, द नोज ऑफ द चाइल्ड इज़ शार्प। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बालक को आलू पसंद है या द चाइल्ड लाइक पोटैटोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन सा नहीं है। जो आपका कलर है आपके, ठीक है, बालक मोटा है, बालक की नाक देखिए, क्या है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि जो प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन बहुत से बालक होते हैं जिनको आलू पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। लेकिन जो कलर की बात हो रही है यहाँ पर फैट की बात हो रही है, यहाँ पर नोज़ की बात हो रही है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति कौन सी है। द फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, द मुदालिर कमीशन, द श्री श्री प्रकाश कमेटी, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। तो जो भारत स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति है आपकी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, जिसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, जो आई थी आपकी 1958 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा, सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में निष्क्रियता को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रेरणा, उद्भवन, सामान्यीकरण, तैयारी। ठीक है, द स्टेज ऑफ मैनिफेस्ट इनएक्टिविटी इन क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, इंक्यूबेशन, जनरलाइजेशन, प्रिपरेशन। तो इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन या उद्भवन। जब हम बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस की, तो 4 स्टेप होते हैं इसमें। पहला स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन या आयोजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमको क्रिएटिव थिंकिंग करनी होती है तो कुछ हम रॉ मटेरियल, कुछ डेटा, ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ऑप्शन बी होता है आपका वहाँ पर सेकंड स्टेप इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है, जो हमको ऊपर रॉ मटेरियल डेटा मिला होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है, उस पर हम सोच विचार करते हैं और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो संगत होती हैं, आपके काम की होती, उन पर हम ध्यान देते हैं। और जो अनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको लेकर हम पैसिव हो जाते हैं, उनको लेकर हम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वो इंक्यूबेशन कहा जाता है जब हम अनरिलेवेंट विचारों को बिल्कुल पैसिवली देखते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो प्रोसेस होती है इंक्यूबेशन। तीसरा होता है इल्यूमिनेशन, प्रबोधन। अचानक से आपके माइंड में कोई सॉल्यूशन आता है। और लास्ट है आपके ट्रांसलेशन, जिसमें जो आपके विचार आए होते हैं उनको आप अप्लाई कर देते हैं एक्शन के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू, और आपकी जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, इंक्यूबेशन या जिसको हम बोलते हैं उद्भवन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय व्यवस्था में समंजन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है या इन इंडियन सिस्टम द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड बाय। तनाव प्रबंधन द्वारा, तनाव न्यूनीकरण के द्वारा, संतुलन की स्थिति के द्वारा, चिंता की स्थिति के द्वारा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन, स्टेट ऑफ एंजाइटी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, संतुलन की स्थिति के द्वारा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रेशन, जो कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और ऊपर आई बटन से भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा इक्विलिब्रेशन क्या है आपका, एकोमोडेशन क्या है आपका, और एडजस्टमेंट क्या है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, शोधपरक अध्ययन
के आधार पर सामान्यतः यह देखा गया कि समस्यात्मक विद्यार्थियों में निम्नांकित युक्तियों के माध्यम से निपटा जा सकता है। इनमें सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति क्या है? दंड, पुरस्कार, शुद्धिपरक प्रतिपुष्टि, असफलता। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडीज इट हैज़ बीन जनरली ऑब्जर्व दैट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कैन बी डील्ड विद मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू यूज ऑफ पनिशमेंट, रिवार्ड, करेक्शनल फीडबैक, फेलियर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, करेक्शनल फीडबैक या शुद्धिपरक प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक शोध में बल दिया जाता है या जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है एम्फेसिस ऑन अतीत की घटनाओं के चित्रण पर, वर्तमान एवं अतीत की घटनाओं के चित्रण पर, अतीत से प्रदत्तों के संकलन पर, अतीत से प्रदत्तों के संकलन एवं संगठन पर। डिपिक्टिंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट, डिपिक्टिंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द पास्ट, कलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द पास्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अतीत से प्रदत्तों के संकलन और संगठन पर। जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो पास्ट इवेंट में जो आपकी घटनाएं हो चुकी हैं उनके ऊपर हमको रिसर्च करना होता है। तो पास्ट इंसिडेंट, पास्ट डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसके बेस पे हम रिज़ल्ट बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित कौन सी वितरण मुक्त सांख्यिकी है? टी, एफ, पियर्सन का आर गुणांक, काई स्क्वायर परीक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, पियर्सन को आर कोफिशिएंट और काई स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, काई स्क्वायर टेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, एफ परीक्षण प्रयुक्त होता है। यहाँ बात हो रही है एफ टेस्ट कब यूज़ होता है? दो स्वतंत्र समूहों की तुलना की जानी हो, दो सह संबंधी समूहों की तुलना की जानी है, दो से अधिक स्वतंत्र समूहों की तुलना की जानी है, दो से अधिक आश्रित तथा अनाश्रित समूहों की तुलना की जानी हो। एफ टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप आर टू बी कंपेयर्ड, two correlated groups are to be compared, more than two independent group are to be compared, more than two dependent और independent groups are to be compared। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, एफ टेस्ट जब हम यूज़ करते हैं जब हमारे दो से अधिक ग्रुप होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम प्रभाव देखते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है। द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज, विषय वस्तु के मूल्यांकन का बोझ कम करना, सतत मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा उसका मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना। To reduce the burden of content evaluation, to have continuous evaluation, to assess the extent to which students have learned, to help students achieve more knowledge। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है बालक के लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सीखने में बाधाएं आ रही, उन बाधाओं को जाना जाए और रेमेडियल टीचिंग की बात भी की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो होता ही है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन। अगला प्रश्न 16वां आपका, यहाँ पर आपका जो आप टूल बनाते हैं, ठीक है, आइटम निम्नांकित प्रक्रियात्मक दृष्टि से सही क्रम में सही कोड चुनिए। तो यहाँ पर आपको आइटम, जब हम आइटम राइटिंग करते हैं किस तरह से हम फाइनलाइज करते हैं, किस तरह से हम टूल बनाते हैं, उसकी बात हमको यहाँ पे करनी है। टूल के जो आइटम्स बनते हैं आपके, पहला है आपका आइटम एनालिसिस, दूसरा है आइटम राइटिंग, तीसरा है आइटम सिलेक्शन, चौथा है आइटम ट्राई आउट और पाँचवा है आपका रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन आपका कौन सा होता है इसमें? सबसे पहले हम लिखते हैं आइटम राइटिंग। ठीक है, बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। बी कहाँ पे है आपका? बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। बी के बाद आइटम राइटिंग के बाद हम बात करते हैं आइटम ट्राई आउट। हम उनको अप्लाई करते हैं एक पॉपुलेशन पर जिससे कि हम उनको स्टैंडर्डाइज कर पाएँ। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आपका हो गया, डी किस में है? दूसरे नंबर पे बी में है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन आपका कौन सा आता है? आइटम एनालिसिस का पद विश्लेषण करेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे? आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग है, और लास्ट में आप निकाल लेते हैं उसका रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस शोध विकल्प में प्रतिदर्श चयन की आवश्यकता न्यूनतम होती है? इन विच रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी? कंपैरेटिव एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, केस स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी? तुलनात्मक विश्लेषण, प्रयोगात्मक अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन। तो जब केस स्टडी की हम बात करते हैं तो केस स्टडी में क्या होता है, हम सैंपल के ऊपर इतना जोर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल होता है हमारा बहुत लिमिटेड एरिया में होता है। क्योंकि हम जिस सैंपल के ऊपर हमको केस स्टडी करनी होती है तो उस पर हम बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, डीप वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सैंपल होता है उसकी चयन की आवश्यकता बहुत न्यूनतम होती है। बहुत कम लोगों पर, कम व्यक्तियों पर या संस्था के ऊपर हमको ये वर्क करना होता है। तो यहाँ पर आपका केस स्टडी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 18वां, एक शोधार्थी या शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है, खोजी विधि से सीखने की प्रक्रिया पर का छात्रों की अभिप्रेरणा पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? इस स्थिति में अभिप्रेरणा निम्न में से किसकी संज्ञा दी जाएगी? ए रिसर्चर हु वांट टू study whether discovery learning procedure has an impact on the motivation of students. In this situation, the variable motivation will be labeled as intervening variable, independent variable, dependent variable, extraneous variable, हस्तक्षेपी चर, निराश्रित चर, आश्रित चर, बाह्य चर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खोजी विधि है आपकी या डिस्कवरी लर्निंग मेथड है आपका, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मोटिवेशन है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कवरी लर्निंग का प्रभाव देख रहे हैं मोटिवेशन पर, किसकी? छात्रों की। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के घनिष्ठ रूप से संबंधित है? गुथरी का समीपता का सिद्धांत, पावलव का सहज प्रतिवर्त अनुबंधन, स्किनर का क्रिया प्रसूत, कोहलर का गेस्टॉल्ट सिद्धांत? विच ऑफ द लर्निंग थ्योरी इज इंटीमेटली रिलेटेड टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट? गुथरीज कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, पावलव्स रिफ्लेक्स कंडीशनिंग, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर्स गेस्टॉल्ट कंडीशनिंग या थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्यों? जब हम प्रभाव के नियम की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है सेटिस्फेक्शन की, ठीक है। तो जो आपका स्किनर का नियम है, यहाँ पर भी आपको क्या होता है, रीइंफोर्समेंट आपको दिया जाता है, पुनर्बलन आपको दिया जाता है, मोटिवेशन मिलती है या रिवार्ड आपको मिलता है, जिससे आप उस क्रिया को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। और थॉर्नडाइक के नियम में क्या होता है, प्रभाव के नियम में, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम में भी आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको कुछ मिला होता है, वहाँ पर आपने रिस्पॉन्स किया है, आपको कुछ वहाँ पर स्टिमुलर्स के थ्रू आपको कुछ प्राप्त होता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर स्किनर में है, वही चीज़ थॉर्नडाइक में है, क्योंकि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम इसी के ऊपर बल देता है, क्योंकि आप उस क्रिया से प्रभावित हैं, उस क्रिया के फलस्वरूप आपको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी आपको आवश्यकता थी या रिवार्ड आपको मिला। और स्किनर वाले में भी रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड की बात होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। लास्ट क्वेश्चन है 20वां, कौन सा अधिगम सिद्धांत विकासशील संश्लेषण पर जोर देता है? टॉलमैन का गेस्टॉल्ट सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, मॉरर का द्विकारक सिद्धांत, हल की आवश्यकता हॉस सिद्धांत? विच लर्निंग थ्योरी लेस स्ट्रेस ऑन इमरजेंट सिंथेसिस? टॉलमैन साइन गेस्टॉल्ट, लेविन्स फील्ड थ्योरी, मॉरर्स टू फैक्टर थ्योरी, हॉस नीड रिडक्शन थ्योरी? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, लेविन्स फील्ड थ्योरी, जिसकी हम कॉग्निटिव थ्योरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर फील्ड की बात की जाती है, ठीक है, कि जब हम सीखते हैं तो बहुत सी बाधाएं आपके सामने आती हैं, उन बाधाओं को हम कैसे पार करते हैं और अपनी लर्निंग को हम सक्सेसफुल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस की बात की है जो कि आपके लास्ट प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आगे भी हेल्पफुल करेंगे। वो आपके नेट JRF के पेपर में भी हेल्पफुल होंगे, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हेल्पफुल होंगे और आपके PGT के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।